वही जिंदा है जिसकी आस जिंदा है, वही जिंदा है जिसकी आस जिंदा है, वही जिंदा है जिसकी प्यास जिंदा है। सांस लेने का ही नाम जिंदगी नहीं, सांस लेने का ही नाम जिंदगी नहीं, जिंदा वही है जिसका विश्वास जिंदा है, जिंदा वही है जिसका विश्वास जिंदा है। So hello my shimmering stars, today I Shaurya Grover welcome you all to this amazing platform of NCERT वाला। यस माय शिमरिंग स्टार्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर दैट इज अमाइंस अंडर अवर बैच संकल्प बैच। जैसे कि मैंने अभी बोला, जिंदा वही है जिसका विश्वास जिंदा है। तो अगर आपका विश्वास जिंदा है, अगर आपका संकल्प कायम है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। फिर आप कुछ भी कर सकते हो, टफ से टफ एग्जाम क्रैक कर सकते हो। अपने आप पर बस भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। जो आपने संकल्प लिया है उसको तोड़ने मत दीजिए। दिन रात कड़ी मेहनत कीजिए, क्योंकि आपके सपने आप ही पूरे कर सकते हैं, है ना। आप ही वो हैं जो अपने आप को प्राउड फील करवाएंगे, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएंगे, हमें प्राउड फील करवाएंगे। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कॉन्फिडेंस। अगर आपको लगता है भी आप कर सकते हो तो तुम कर जाओगे, अगर तुम्हें लगता है भी नहीं होगा तो नहीं होगा। ये सब कहाँ है? ये सब यहाँ है, सिर्फ यहाँ है। एक बारी से खुद को सुबह उठते सार ये बोल दो भी मुझे करना है चाहे जो हो जाए, मुझे टॉपिक को समझना है चाहे जो हो जाए। चाहे टफ टॉपिक मेरे सामने आता है, चाहे इजी टॉपिक मेरे सामने आता है, दोनों को मुझे समझकर उस पर क्वेश्चंस करके साइड पे रखना है और ये कॉन्फिडेंस लेके आना है। अगर टफ टॉपिक आता है तो हम समझ के उसको इजी बना डालेंगे, ना कि उससे घबरा करके बैठ जाएंगे। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है? आपके विश्वास पर, यानी कि आपके संकल्प पर। संकल्प बना लो अभी से, अगर संकल्प कायम नहीं रखा हुआ तो अब बना लो भी जितना टाइम मेरे एग्जाम में पड़ा है या जब भी मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, मुझे तब तक पूरे विश्वास के साथ बस कड़ी मेहनत करनी है, सिर्फ कड़ी मेहनत करनी है, ताकि मेरा जो आने वाला कल है वो बहुत ही सुंदर बन सके, है ना। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं अमाइंस चैप्टर पे, दैट इज गोइंग टू बी लेक्चर नंबर फर्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आज हम सबसे पहले क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इस चीज को देखते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखेंगे। तो लेट अस राइट टॉपिक्स टू बी कवर्ड, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तो स्टूडेंट्स आज के सबसे पहले जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट विल बी अवर इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू अमाइंस। अमाइंस का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन करेंगे अमाइंस की। ठीक है, भी अमाइंस को हम कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट सेगमेंट हम इसके अंदर स्टडी करेंगे दैट विल बी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस। थर्ड सेगमेंट क्या होगा? अमाइंस का स्ट्रक्चर होगा। और हमारा जो फोर्थ सेगमेंट होगा स्टूडेंट्स दैट इज गोइंग टू बी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। ठीक है, तो हम ये क्या करने वाले हैं, चार मेजर सेगमेंट्स है जो कवर करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद अवर वेरी फर्स्ट सेगमेंट दैट इज इंट्रोडक्शन टू अमाइंस। सबसे पहले तो अमाइंस के बारे में समझते हैं भी अमाइंस होते क्या हैं। तो अमाइंस ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो अमोनिया से डिराइव किए जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, पहले समझिएगा फिर लिखिएगा। मैंने बोला अमाइंस ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि अमोनिया से डिराइव होंगे। कैसे? पहले हम इसको साथ साथ लिखते भी चलेंगे। These are those organic compounds. These are those organic compounds which are derived from ammonia, जिसे हम अमोनिया से डिराइव करते हैं। कैसे?
व्हाट इज अमोनिया? अमोनिया क्या होता है? NH3 होता है। अगर आप NH3 में से एक हाइड्रोजन निकाल करके उसकी जगह पर कोई एल्काइल ग्रुप लगा दोगे, सो दैट इज द कैटेगरी ऑफ अमाइन, वो अमाइन कहलाएगा। अगर आप दो हाइड्रोजन निकाल दोगे और दो एल्काइल ग्रुप लगा दोगे, वो भी अमाइन कहलाएगा। अगर आप उसके तीनों हाइड्रोजन हटा करके तीन एल्काइल ग्रुप लगा दोगे, वो भी अमाइन कहलाएगा। अब क्या मैम सिर्फ एल्काइल ग्रुप ही हटाने से अमाइन बनेगा? नहीं, आप एरो मतलब एल्काइल ग्रुप लगाने से ही अमाइन बनेगा, मेरे कहने का मतलब है। हाइड्रोजन हटा करके मैंने तो बोल दिया एल्काइल ग्रुप लगा दो, तो मतलब सिर्फ एल्काइल ग्रुप लगाने से अमाइन की फॉर्मेशन हो रही है, या कुछ और भी लगा सकते हैं? एरोमेटिक रिंग लगा सकते हो। हाइड्रोजन हटाओ, एरोमेटिक रिंग लगाओ। कहने का ये मतलब है भी एल्काइल्स या फिर एराइल ग्रुप लगाने से, हाइड्रोजन को हटा करके इन दोनों को लगाने से जो ऑब्टेन होता है उसे अमाइंस कहते हैं। अब किस पर हम ये लगा रहे हैं? अमोनिया। अमोनिया से हम हाइड्रोजन निकाल रहे हैं और उस पर लगा रहे हैं। कैसे, आइए समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे ना तो बहुत अच्छे से हमें ये चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमें पता है अमोनिया क्या है? NH3। अगर मान लो एक हाइड्रोजन में हटा करके एक R ग्रुप लगा दूं, क्या बन जाएगा? ये RNH2 बन जाएगा। तो ये मेरा क्या है? एक प्रकार का अमाइन है, ठीक है। अगर मान लो मैं दो हाइड्रोजन हटा करके दो R ग्रुप लगा दूं, मैंने दो हाइड्रोजन हटा दिए, एक हाइड्रोजन ही बच गया ना, दो हाइड्रोजन हटाएंगे तो NH ही बचेगा, दोनों तरफ क्या हो गया? RR ग्रुप हो गया। ये भी क्या है? एक तरह का अमाइन है। अगर मैं तीनों हाइड्रोजन हटा देती हूं तो ये मेरे पास ये ऑब्टेन होगा। ये भी क्या है? एक तरह का क्या है? ये भी अमाइन है। ठीक है, ठीक है मैम। तो इनको क्या बोलते हैं? जब मैंने R ग्रुप लगाया, इन सभी को हम क्या बोलेंगे? इन सभी को हम क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे एल्काइल अमाइन। क्या कहा जाएगा इन्हें? इन्हें एल्काइल अमाइन कहा जाएगा। क्यों एल्काइल अमाइन कहा जाएगा? क्योंकि मैंने एल्काइल ग्रुप लगाया, हाइड्रोजन को हटा करके, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एल्काइल ग्रुप लगाया, कार्बन का ग्रुप लगाया। R ग्रुप मतलब कार्बन का ग्रुप ही तो कहते हैं ना। मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, ब्यूटाइल ग्रुप, पेंटाइल ग्रुप, हेक्साइल ग्रुप, ऑक्टाइल ग्रुप, इस तरह से कार्बन की जो मेरे ग्रुप्स होते हैं मैंने वो लगाए, है ना। तो ये क्या हुआ? एल्काइल अमाइन हुआ। अच्छा मैम, अच्छा मैम अगर आप बता दो हम कुछ और लगा दे तो क्या आएगा? देखो, अगर मान लो इसी के केस में हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन हटा करके एरोमेटिक रिंग लगाते हैं, मतलब ऐसे। इसको और मैं क्या लिख सकती हूँ? इसको और मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ। एरोमेटिक को मैं ऐसे करके लिख दूं, हम बेंजीन ही लेते हैं ना इसके अंदर जनरली, तो हमारे पास मान लो ये आता है। तो ये क्या होगा? बेसिकली इसका नाम आपको पता भी होगा, अभी तक आप पढ़ भी चुके हैं। एनिलिन है ये। अभी तक हमने इतने चैप्टर्स किए, अब हमें पता है दिस इज एनिलिन। तो बेसिकली ये क्या है? ये एक तरह का क्या है? अमाइन है। क्या है? एक तरह का अमाइन है। एक हाइड्रोजन हटाया, एरोमेटिक रिंग लगा दी। अच्छा, और अगर मैम दो हाइड्रोजन हटा करके हम दो एरोमेटिक रिंग लगा दें, हाँ जी लगा सकते हो, लगा सकते हो बिल्कुल। अच्छा मैम अगर हम तीनों हाइड्रोजन हटाकर एरोमेटिक रिंग लगा दें, बिल्कुल आप लगा सकते हैं। आप ये भी लगा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब कहलाएंगे एराइल अमाइन। क्या कहलाएंगे ये सब? ये सब मैम कहलाएंगे एराइल अमाइन। समझेगा, जब मैंने एराइल ग्रुप यानी कि एरोमेटिक ग्रुप लगा दिया हाइड्रोजन को हटा करके, तो वो एराइल अमाइन है। इनको भी कैटेगराइज करेंगे अभी क्लासिफिकेशन में। फिलहाल आप दोनों में डिफरेंस समझिए, एल्काइल अमाइन क्या है, एराइल अमाइन क्या है, इनमें डिफरेंस समझ आ गया? सभी को क्लियर हो गया? तो ये सभी क्या है? दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया। अमोनिया से डिराइव किए गए हैं, ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये तो जनरल इंट्रोडक्शन हो गया भी भाई अमाइन क्या होता है। अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन भी, हम अमाइंस को कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे। मैं चाहती हूं उससे पहले आप एक बार इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। 2 मिनट दिए हैं, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो। चलें आगे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब कर रहे हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन। अब अमाइन हमने देख लिया है, एल्काइल अमाइन भी होते हैं, एराइल अमाइन भी होते हैं। हमने क्या देखा? अभी हमने देखा मैम भी एल्काइल अमाइंस भी होते हैं और एराइल अमाइंस भी होते हैं। आपको पता है एल्काइल अमाइन की चाहे मैं बात करूं, चाहे मैं एराइल अमाइन की बात करूं, मैं इन्हें फर्दर 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करती हूं। मैं क्या करती हूँ? मैं किसी की भी बात कर लूँ, चाहे यहाँ पर मैं एल्काइल अमाइन ले रही हूँ या एराइल अमाइन ले रही हूँ, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं इन्हें फर्दर किस में कैटेगराइज करती हूँ? मैं इन्हें फर्दर 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करती हूँ। कौन सी 3 कैटेगरीज आती हैं? तो थोड़ा ऊपर कर देते हैं।
कौन सी 3 कैटेगरीज मेरे पास आएंगी? पहली कैटेगरी स्टूडेंट्स जो आती है दैट इज नॉन एज 1 डिग्री अमाइन, या फिर आप इसे प्राइमरी अमाइन भी कह सकते हैं, या फिर आप इसे प्राइमरी अमाइन भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है? 1 डिग्री अमाइन। दूसरी कैटेगरी स्टूडेंट्स आती है 2 डिग्री अमाइन। दूसरी क्या आती है? 2 डिग्री अमाइन, या फिर आप इसे सेकेंडरी अमाइन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सेकेंडरी अमाइन भी बोल सकते हैं। तीसरी कैटेगरी स्टूडेंट्स आती है 3 डिग्री अमाइन, या फिर आप इसे टर्शरी अमाइन भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टर्शरी अमाइन भी मैम इसे हम बोल सकते हैं। क्या सभी को क्लियर हुआ? हमने क्या किया? एल्काइल अमाइन या एराइल अमाइन, किसी की भी बात कर लो, उनको हम फर्दर 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन, यानी कि 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन। इतना सभी को क्लियर हुआ? हाँ जी, अब देखना ध्यान से, अब हम इन्हें इंडिविजुअली स्टडी करने जा रहे हैं। प्राइमरी अमाइन की बात करते हैं सबसे पहले। प्राइमरी अमाइन के केस में क्या होता है? when only one hydrogen atom when only one hydrogen atom is replaced by alkyl और एराइल ग्रुप इन अमोनिया, तो किसकी फॉर्मेशन होगी? तो फॉर्मेशन किसकी होगी? 1 डिग्री अमाइन की। एग्जाम्पल्स देखते हैं, देखिए ध्यान से। अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं NH3 में से और उसकी जगह पर R ग्रुप लगा दूं, तो वो RNH2 हो जाएगा, है ना? वो क्या हो जाएगा? प्राइमरी अमाइन होगा। इसके और फर्दर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि CH3NH2। अब R ग्रुप मैंने क्या लिया? CH3 लिया। ऐसे ही R ग्रुप में इथाइल भी तो ले सकती हूँ। ऐसे में यहाँ पर क्या ले सकती हूँ? CH3 CH2 NH2 भी तो ले सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया? यहाँ पर मैंने एल्काइल ग्रुप हटा करके उसकी मतलब हाइड्रोजन हटा करके एल्काइल ग्रुप लगा दिया। यही किया, एक हाइड्रोजन हटाया अमोनिया में से, उसकी जगह पर मैंने R ग्रुप लगा दिया। चाहे वो R ग्रुप CH3 हो या CH3 CH2 हो या फिर प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल हो, पेंटाइल हो, हेक्साइल हो, कुछ भी हो। तो ये मेरे क्या है? ये 1 डिग्री एल्काइल अमाइन कहलाएगा। एल्काइल अमाइन क्यों कहलाएगा? क्योंकि मैंने यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगाया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर मान लो ये कैटेगरी लेती हूँ, एक हाइड्रोजन हटा करके एरोमेटिक रिंग लगा दी, तो ये क्या कहलाएगा? ये 1 डिग्री एराइल अमाइन कहलाएगा। ये 1 डिग्री एराइल अमाइन कहलाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्लियर हुआ? ये क्या है? ये 1 डिग्री एराइल अमाइन है। तो ये क्या आ गए? इसको क्या बोलेंगे? इसको प्राइमरी अमाइन या 1 डिग्री अमाइन कहेंगे। प्राइमरी अमाइन या 1 डिग्री अमाइन में हमने प्राइमरी एल्काइल अमाइन भी देख लिया और प्राइमरी एराइल अमाइन भी देख लिया। अब बारी आती है सेकेंडरी अमाइन की। किसकी बारी आती है? अब बारी किसकी आती है? अब बारी आती है मैम हमारे सेकेंडरी अमाइन की। सेकेंडरी अमाइन की स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर हमने एक हाइड्रोजन हटा करके एराइल या एल्काइल ग्रुप लगाया, तो यहाँ पर क्या करोगे? व्हेन 2 हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड, जब हम 2 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, रिप्लेस्ड बाय, किससे रिप्लेस करेंगे? आइदर एल्काइल ग्रुप से या एराइल ग्रुप से कर देंगे, तो वो हमारा क्या होगा? 2 डिग्री अमाइन या सेकेंडरी अमाइन होगा। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। देखो जनरली क्या होगा? आर NHR होगा, है ना? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 NHCH3। अच्छा, आप इसको और भी एक ढंग से लिख सकते हो, CH3 NHC2H5, ये भी तो लिख सकते हो, ये भी तो लिख सकते हो, है ना? आपने 2 हाइड्रोजन हटाए, उसकी जगह पर आपने कोई चेन लगा दी। अब दोनों तरफ आप सेम चेन भी लगा सकते हो, दोनों तरफ आप अलग ग्रुप भी लगा सकते हो। तो ये दोनों किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? ये दोनों सेकेंडरी एल्काइल अमाइन की कैटेगरी में फॉल करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 आपके क्या लगा दिए? 2 एल्काइल ग्रुप्स लगा दिए। अच्छा, एरोमेटिक के केस में मतलब एराइल अमाइन के केस में क्या होगा? यहाँ लिख देते हैं, जैसे कि एरोमेटिक, फिर NH, फिर एरोमेटिक।
हमने क्या किया, 2 हाइड्रोजन हटाए, उसकी जगह पर एरोमेटिक वो लगा दी, ग्रुप लगा दिया, मतलब हमने बेंजीन रिंग्स दोनों तरफ लगा दी। तो ये क्या है, ये सेकेंडरी एराइल अमाइन है। ये क्या है, सेकेंडरी एराइल अमाइन है। क्या सभी को इतना क्लियर हुआ? चलो इसको लिखो फटाफट। अब हम देखते हैं हमारी थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी आती है टर्शरी अमाइन या 3 डिग्री अमाइन। जब हम क्या करेंगे, व्हेन 3 हाइड्रोजन एटम्स, when 3 hydrogen atoms are replaced, when 3 hydrogen atoms are replaced by aryl और एल्काइल ग्रुप, है ना। कैसे, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जनरल एग्जाम्पल क्या था, आर एन आर आर, यहां पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3N CH3 CH3, ठीक है। ऐसे ही हम एराइल का भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि N के ऊपर एक एरोमेटिक रिंग इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो। तो बेसिकली ये क्या है, ये 3 डिग्री एराइल अमाइन है। ये क्या है, 3 डिग्री एराइल अमाइन है। और ये क्या है, 3 डिग्री एल्काइल अमाइन है। ये क्या है, ये 3 डिग्री एल्काइल अमाइन है। क्या सभी को क्लियर हुआ? हाँ जी। क्या सभी को क्लासिफिकेशन अब क्लियर हो चुकी है? सभी इसको पहले नोट कर लो ताकि हम आगे प्रोसीड कर सकें। हाँ जी, इसको पहले लिख लो, साइड पे तो नहीं आ रही मैं, है ना। इसको फटाफट से लिख लो ताकि अब हम प्रोसीड करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मेरे हिसाब से अब सभी स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे ढंग से क्लासिफिकेशन कर लेंगे, है ना, कर लेंगे ना, दिक्कत तो नहीं आएगी ना। क्वेश्चन भी दूंगी होमवर्क के लिए, तो मैं देखूंगी तुम लोगों ने कैसे सॉल्व किया है, तुम्हें समझ आया कि नहीं आया, है ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स आता है स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस। स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस की बात करते हैं तो देखो, स्ट्रक्चर पहचानने से पहले हाइब्रिडाइजेशन पहचानना जरूरी है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे पहचानेंगे? हमने क्या पहचानना है सबसे पहले, हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन पहचानने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम देखेंगे अपना बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है, बॉन्ड पेयर का मतलब यहां मैं सिग्मा बॉन्ड की बात कर रही हूं। आप हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड कभी भी काउंट नहीं करते, इस चीज का ध्यान देना। अब मैं बात कर रही हूं, हम किसका एज अ डेरिवेटिव लेकर चल रहे हैं, अमोनिया का लेकर चल रहे हैं। या मैं कोई जनरल अमाइन लिखना चाहूं, अगर मैं अमाइन लिखूं तो अमाइन इज बेसिकली RNH2। आप कहोगे मैम ये तो प्राइमरी है, आप सेकेंडरी ले लो। अच्छा आप ये ले लो, आप टर्शरी भी ले सकते हो, आपको जो कंसिडर करना है कर लो। मेरा इन तीनों में कहने का मतलब क्या है, मतलब ये कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, मतलब इसके बॉन्ड पेयर कितने, 3 है। लोन पेयर कितना है, यू शुड नो दैट नाइट्रोजन कैरीज अ लोन पेयर ओवर इट। नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, तो इनका सम कितना आएगा, 4 आएगा। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड 3 है और लोन पेयर कितना है, 1 है, तो सम कितना आएगा, 4 आएगा। 4 के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 होती है। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन नाउ, हेंस जो यहां से हाइब्रिडाइजेशन आई है, जो यहां से हाइब्रिडाइजेशन आई है वो क्या आई है, sp3 आई है। यहां से जो हाइब्रिडाइजेशन ऑब्टेन हुई है वो क्या ऑब्टेन हुई है, sp3 ऑब्टेन हुई है। अब जब हम लोन पेयर को देखो, अब स्ट्रक्चर बनाना है तो लोन पेयर को कंसिडर तो नहीं किया जाएगा, तो इस वजह से जो हमारा नाइट्रोजन है, देखो इस पे ऐसे ऑर्बिटल्स होंगे, sp3 है, ठीक है, sp3 है, सम 4 आया था तो इस तरह से ऑर्बिटल्स बनाए। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, लोन पेयर है, तो इसकी शेप क्या होगी, देखो यहाँ पर ये बॉन्ड्स होंगे, इसके बाकी के 3 सिग्मा बॉन्ड्स और एक लोन पेयर है, तो इसकी शेप अब यहां से कितनी क्या बन गई, इसकी शेप बन गई पिरामिडल शेप। इसकी शेप क्या होगी, पिरामिडल शेप होगी। व्हाई इट इज अ पिरामिडल शेप, बिकॉज लोन पेयर को हम इंक्लूड नहीं करेंगे शेप के अंदर, इस वजह से ये 3 बॉन्ड्स ही बना रहा है, यानी कि इट इज मेकिंग अ पिरामिडल शेप। अब बारी आती है एंगल की। देखो इसका एंगल बेसिकली होना तो 109 डिग्री 28 मिनट्स चाहिए था, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी, पर ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर की प्रेजेंस होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, इन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगी, रिपल्शन।
लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होगी रिपल्शन, जिसके कारण इसका एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स ना हो करके कितना हो जाएगा, इसका एंगल हो जाएगा 108 डिग्री। कितना हो जाएगा? इट विल बी 108 डिग्री हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या होगा, क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट है तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के अंदर रिपल्शन होने के कारण इसका एंगल 108 डिग्री के नियर अबाउट हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर हुआ? तो इसकी शेप आपको ध्यान रखना है। एक तो इसकी शेप का आप लोग ध्यान देंगे, शेप है पिरामिडल शेप और एंगल है इसका 108 डिग्री। क्लियर हुआ सभी को? मेरे हिसाब से तुम लोगों को स्ट्रक्चर में तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ना। अब हम प्रोसीड करेंगे स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ। क्या टॉपिक है? वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। अमाइंस का नॉमेनक्लेचर कैसे करना है। अब नॉमेनक्लेचर की जब भी हम बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से मैंने टॉपिक्स टू बी कवर्ड में नॉमेनक्लेचर लिखा नहीं है आई गेस। हाँ यार है क्या, यहाँ पर भी लिख लेना टॉपिक्स टू बी कवर्ड में, यहाँ रह गया लिखना, इसको लिख लेना, यहाँ पर नॉमेनक्लेचर रह गया था। ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन कर लिया, क्लासिफिकेशन कर लिया, स्ट्रक्चर कर लिया। अब हम प्रोसीड कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर की तरफ। ध्यान से देखना, जब मैं नॉमेनक्लेचर की स्टूडेंट्स बात करती हूँ, मैं किसकी बात कर रही हूँ? नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर में हम दो चीजें देखेंगे। नॉमेनक्लेचर हमें हम कॉमन नेम भी देखेंगे, इसमें हम कॉमन नेम भी देखेंगे एंड आईयूपीएसी नेम भी देखेंगे। और मैं आपको बता दूं ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, यहाँ पर कॉमन नेम का भी मेथड आपको बताऊंगी और आईयूपीएसी नेम भी थोड़ा सा फर्क होगा एज कंपेयर टू जो हम पढ़ते आ रहे हैं। मतलब आईयूपीएसी तुम कर लोगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन कॉमन नेम में तुम्हें हल्की सी दिक्कत आएगी, लेकिन वो दिक्कत भी अगर तुम ध्यान से अभी इस लेक्चर में फोकस करके सुनोगे खत्म हो जाएगी। तुम्हें देखने पे लगेगा ये क्या है यार, ये नाम तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जब करने लगोगे, जब समझ लोगे तो बहुत इजी लगेगा। और यही चीज है, बच्चे देख करके ऑर्गेनिक को घबरा जाते हैं। मैं हर बार ये बोलती हूँ इतनी इजी है ये, सिर्फ तुम देख करके अपनी एक सोच बना रखी है अभी ये टफ है टफ है टफ है, कुछ टफ नहीं है इसमें। करने पर आओगे तो सबसे ज्यादा सिक्योर भी तुम देखना इसमें कर जाओगे मार्क्स, अगर करने पर आओगे, अगर तुम ये ठान लोगे, अगर विश्वास रखोगे तो, है ना। जिंदा वही है जिसका विश्वास जिंदा है। चलो अब यहाँ पर मैंने बोला कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम की बात की जा रही है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइमरी अमाइन से। हम स्टार्ट ही किससे करेंगे? हम स्टार्ट ही प्राइमरी अमाइन से करने जा रहे हैं। प्राइमरी अमाइन की बात करते हैं तो प्राइमरी अमाइन का हमें जनरल फॉर्मूला पता है, क्या होता है? RNH2। मैं एल्काइल अमाइन की बात कर रही हूँ, ठीक है, RNH2। अब ध्यान से समझना, यहां पर सबसे पहले इसका कॉमन नेम लिखते हैं। ये जनरल हम कर रहे हैं, इसका कॉमन नेम क्या होगा और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, दोनों चीजें समझते हैं। इसका कॉमन नेम क्या होगा और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, हमें इन दोनों चीजों को समझना है यहाँ पे, है ना। कॉमन नेम क्या होगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर क्या किया, देखो यहाँ पर आप जब भी आपके पास क्या लगा हुआ है, आर ग्रुप लगा हुआ है। आर ग्रुप को क्या बोलते हो? एल्काइल ग्रुप बोलते हो। NH2 क्या है? बेसिकली RNH2 इज अ काइंड ऑफ अमाइन ना, तो इसका कॉमन नेम होता है एल्काइल अमाइन। क्या होता है कॉमन नेम? एल्काइल अमाइन होता है, ध्यान देना। एल्काइल अमाइन इज द कॉमन नेम ऑफ सिंपलेस्ट प्राइमरी अपना एल्काइल अमाइन का। आईयूपीएसी नेम क्या होता है? अब आईयूपीएसी तो तुमने किया हुआ, आईयूपीएसी का अगर किसी को नहीं याद, एक जनरल हमारा रूल होता है, सेंटर मोस्ट पोजीशन पर लिख दो वर्ड रूट, वर्ड रूट की राइट हैंड साइड पर लिख दो प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स की राइट हैंड साइड पर लिख दो सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स इतना कर लिया। वर्ड रूट की लेफ्ट हैंड साइड पर लिख दो प्राइमरी प्रीफिक्स, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर लिख दो सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब देखना वर्ड रूट यहां पर तुम्हारा एल्क है ना। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? सब में कार्बन में बेसिकली सिंगल बॉन्ड ही होगा, तो एल्केन होना चाहिए। अब सेकेंडरी सफिक्स अमाइन ग्रुप है तो अमाइन लगाओगे, लेकिन ए और ई जो है वॉल्स दोनों साथ में नहीं आएंगे, तो अल्कन अमाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्कन अमाइन हो जाएगा। क्या नेम होगा इसका? आईयूपीएसी नेम अल्कन अमाइन हो जाएगा। कॉमन नेम क्या होगा? एल्काइल अमाइन होगा। क्लियर हुआ? कुछ एग्जांपल्स करेंगे ना और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए
कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे हमें गिवन है CH3NH2, क्या गिवन है? CH3NH2। तो आपने बताना है इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका IUPAC नेम क्या होगा। मैं यहाँ स्टूडेंट्स कुछ कंपाउंड्स लिखती जा रही हूँ, तब तक आप इसको सॉल्व करते जाओ। ऐसे ना प्रैक्टिस अच्छी होती है, अगर कर लोगे तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ लिख रही हूँ, CH3CH2NH2, इसका कॉमन नेम क्या होगा और इसका IUPAC नेम क्या होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ लिख लेते हैं CH3CH2CH2NH2, दूसरे कलर से लिख देते हैं ना। हाँ जी, करते जाओ, मैं यहाँ पर अभी इसका आंसर भी बताने लगी हूँ, खुद से भी करते जाओ। CH3CH2CH2NH2, इसका कॉमन नेम क्या होगा और IUPAC नेम क्या होगा। हाँ जी, कर लिया। चलो एक और लिख लेते हैं, C6H5NH2, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, इसका कॉमन नेम क्या होगा और इसी का IUPAC नेम क्या होगा। हाँ जी, तो मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, लेट अस सॉल्व देम वन बाय वन। पहला हमारे पास है CH3NH2। देखो अब यहाँ पर क्या है, ये ग्रुप क्या है, अगर आपको नहीं पता, इफ यू डोंट रिमेंबर दिस थिंग, अगर एक कार्बन गिवन है तो दैट इज योर मिथ। क्या आएगा? मिथ आएगा। एल्क, एल्क की जगह पर मिथ आएगा। दो कार्बन गिवन है तो इथ होगा, अब ये तुम्हें अच्छे से पता होगा। तीन गिवन है तो प्रॉप होगा। चार गिवन है तो ब्यूट होगा, याद आ गया ना, भूले तो नहीं इस चीज को। पांच होगा तो पेंट होगा। अच्छा आगे का मैं वैसे रिवाइज करवा देती हूँ। छह होगा तो हेक्स होगा, सात होगा तो हेप्ट होगा, आठ होगा तो ऑक्ट होगा, नाइन होगा तो नॉन होगा, 10 होगा तो डेक होगा। याद आ गया ना। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, कितने कार्बन लगा हुआ? एक कार्बन लगा हुआ, मतलब क्या आएगा? मिथ आएगा। अल्क की जगह क्या आएगा? मिथ आएगा। मिथ, फिर क्या है? मिथाइल अमाइन। तो क्या कॉमन नेम हो जाएगा इसका? इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल अमाइन। क्लियर हुआ? अच्छा, इसका IUPAC नेम क्या होगा? एल्कन अमाइन, यानी कि एल्क की जगह क्या है? मिथ, तो मिथन अमाइन। क्या हो जाएगा? मीथन अमाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीथन अमाइन हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसको लिखो फटाफट, फटाफट लिखो फटाफट। अच्छा अब देखो इस पे क्या जुड़ा हुआ है, C2, दो कार्बन है ना, C2H5 जुड़ा हुआ है NH2 के साथ। C2 के लिए क्या लिखते हैं? इथ लिखते हैं। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इथाइल अमाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉमन नेम इथाइल अमाइन हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर है? कॉमन नेम क्या होगा? इथाइल अमाइन। अच्छा IUPAC नेम क्या होगा? इथ है, तो क्या होगा IUPAC नेम? इथन, इथन अमाइन। क्या होगा? इथन अमाइन होगा। क्या सभी को क्लियर है? क्या सभी को ये क्लियर है? IUPAC नेम भी ठीक है। चलो अब इधर आ जाओ, कितने कार्बन है? C3, कितने हैं? C3H7 है। C3 प्रॉप लिखेंगे तो क्या आएगा? प्रोपाइल अमाइन। कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम होगा मैम प्रोपाइल अमाइन। अच्छा IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम क्या होगा? प्रोपन अमाइन। IUPAC नेम क्या होगा? प्रोपन अमाइन होगा। क्लियर हुआ? अच्छा अब इसको देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके कॉमन नेम को भी आप एनिलिन बोलते हो और IUPAC नेम को भी आप एनिलिन बोलते हो। नो डाउट आप इसके IUPAC नेम को जैसे हम ऐसे लिखते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कर सकते हो, बट इट इज जनरली यूज्ड एज एन एनिलिन, तो हम एनिलिन का ही प्रयोग करेंगे ज्यादातर। क्लियर हुआ? जिस नाम से जाना जाता है वही प्रेफरेबली लिखेंगे। क्लियर हुआ? ये हमारा प्राइमरी अमाइन का कंप्लीट होता है। अब सेकेंडरी अमाइन पर चले, आपको 1 मिनट दिया है, इसको पॉज करके नोट करके लिख लो फटाफट से। एवरीवन डू दिस। इसको फटाफट लिख लो।
करें अब हम सेकेंडरी अमाइन की तरफ, चलो सेकेंडरी अमाइन की अब हम बात करते हैं। सेकेंडरी अमाइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता था? RNHR, यही होता था। पता है अब हम सेकेंडरी अमाइन को भी ना फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं दो कैटेगरीज में। हम क्या करते हैं, सेकेंडरी अमाइन को भी दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। कौन से? एक होते हैं सिंपल, एक कौन से होते हैं? सिंपल सेकेंडरी अमाइन। कौन से? सिंपल सेकेंडरी अमाइन या सिंपल 2 डिग्री अमाइन। और एक होते हैं मिक्स्ड, एक होते हैं मिक्स्ड सेकेंडरी अमाइन या फिर मिक्स्ड 2 डिग्री अमाइन। ये दो कैटेगरीज हैं हम जिसके अंदर सेकेंडरी वालों को क्लासिफाई करेंगे। देखो अब क्या होते हैं हमारे सिंपल सेकेंडरी अमाइन, पहले इस चीज को समझते हैं। सिंपल में क्या होगा, अभी जो ये NH के दोनों तरफ मतलब नाइट्रोजन के दोनों तरफ R ग्रुप लगे सेम हो, यानी कि हमें क्या होगा, RNHR दिया होगा, ये सिंपल है। लेकिन यहाँ पर जो नाइट्रोजन के इर्द गिर्द हमारे पास दो ग्रुप्स लगे हैं, तो एक R होगा तो दूसरा R' होगा, मतलब दोनों ही ग्रुप्स अलग होंगे। अगर दोनों ग्रुप्स सेम हो जाते हैं तो वो सिंपल सेकेंडरी अमाइन या सिंपल 2 डिग्री अमाइन कहलाएगा। अगर दोनों ग्रुप्स अलग हो जाते हैं तो वो मिक्स्ड 2 डिग्री अमाइन या मिक्स्ड सेकेंडरी अमाइन की कैटेगरी में फॉल करेगा। क्लियर हुआ? तो नॉमेनक्लेचर भी इसी प्रकार से इसका बदल जाएगा। अब देखो जनरल इसका अगर मुझे नॉमेनक्लेचर लिखना है तो यहां पर मैं क्या लिखूंगी, कॉमन नेम, यहां लिखते हैं इसका कॉमन नेम, और देखना इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, कॉमन नेम और IUPAC नेम, ध्यान से सुनना ठीक है। RNHR गिवन है आपको, मैंने क्या बोला, RNHR। कॉमन नेम में आपके पास दोनों तरफ सेम ग्रुप है, सेम एल्काइल ग्रुप है, तो दो बार आता तो डाई का इस्तेमाल करते हैं ना, तो क्या होगा, डाई होगा। अब देखो यहाँ क्या आएगा, अब देखो पिछले वाले केस में हमने क्या किया, एल्काइल अमाइन बोला, अब जब दो बारी एल्काइल ग्रुप आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये डाई एल्काइल अमाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाई एल्काइल अमाइन हो जाएगा। क्लियर हुआ? सभी को ये चीज क्लियर हुई? कॉमन नेम यहाँ पर क्या होगा, डाई एल्काइल अमाइन कहलाएगा, क्योंकि दो एल्काइल ग्रुप्स आ रहे हैं। अच्छा अब IUPAC नेम मैम इसका क्या होगा, अब आपने इसको ध्यान से समझना है। एक को तो आप क्या लेकर के चल रहे हो, मेन चेन लेकर के चल रहे हो। जैसे मान लो तुमने क्या किया, इस R को तुमने मेन चेन कंसिडर किया, तुम्हें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, कोई भी नेमिंग करनी हो भी वर्ड रूट पहले सेंटर पे लिखते हैं जब भी IUPAC की बात होती है। उसकी राइट हैंड साइड पर तुमने प्राइमरी सफिक्स का इस्तेमाल करना है, उसकी राइट हैंड साइड पर तुमने सेकेंडरी सफिक्स का इस्तेमाल करना है। वर्ड रूट की लेफ्ट हैंड साइड पर तुम लोगों ने प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज करना है, और उसकी भी लेफ्ट हैंड साइड पर सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज करना है ना। वर्ड रूट क्या होता है भी, कितने कार्बन एटम की हमारी चेन है, लेट अस से मैं यहाँ पर इसको चेन कंसिडर कर रही हूँ, तो मेरा वर्ड रूट क्या होगा, अल्क हो जाएगा, है ना। अब प्राइमरी सफिक्स होता है कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। सेकेंडरी सफिक्स मतलब क्या फंक्शनल ग्रुप है, अमाइन लगा हुआ है, तो अमाइन ए से स्टार्ट होता है तो ई नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, अमाइन आ जाएगा यहाँ। अब हमने ये कैटेगरी तो सारी कर ली। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है भी, साइक्लिक ग्रुप है तो साइक्लो लगाओगे वरना नहीं लगाओगे, ओपन चेन है तो कुछ नहीं लगेगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स कुछ एक्स्ट्रा, अब ये एक्स्ट्रा है ना, ये आर एक्स्ट्रा हुआ, ये आर एक्स्ट्रा हुआ। अब ये आर किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन का ही तो सब्स्टिट्यूएंट है, नाइट्रोजन से ही तो जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रोजन पर क्या जुड़ा हुआ है, एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, तो क्या नाम हो जाएगा, एन एल्काइल एल्केन अमाइन। क्या हो जाएगा, एन एल्काइल एल्केन अमाइन इसका नाम हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर हुआ, अच्छे से क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही हम मिक्स्ड वाले की कैटेगरी में देखते हैं, यहां लिखेंगे हम इसका कॉमन नेम, यहां लिखते हैं इसका कॉमन नेम और इसी का IUPAC नेम। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है, यहाँ पर दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पर आप सीधा डाइएल्काइल नहीं लिख सकते। डाइएल्काइल मतलब सेम एल्काइल ग्रुप है, मान लो दोनों तरफ CH3 है तो डाई मिथाइल हो जाएगा, दोनों तरफ C2H5 है तो डाई इथाइल हो जाएगा, बट यहाँ ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप इसको दो बार ही लिखोगे, क्या लिखोगे, एल्काइल एल्काइल अमाइन,
दोनों को अलग से मेंशन करोगे, ये इसका कॉमन नेम होगा। आप कहोगे मैम पहले कौन से ग्रुप को लिखेंगे, अल्फाबेटिकली यहाँ देखोगे क्या होगा, एल्काइल एल्काइल अमाइन लिखोगे। क्लियर हुआ सभी को, यहाँ क्या आएगा, एल्काइल एल्काइल अमाइन आएगा। इस चीज में गड़बड़ी मत करके आना। अच्छा, अब इसका आईयूपीएसी कैसे लिखोगे मैम, इसका आईयूपीएसी भी सिमिलर उसी मैनर में सेम होगा। क्या होगा, एन एल्काइल एल्किन अमाइन। अब आप कहोगे मैम एक चीज ना हमें ना क्लियर नहीं हुई, यहाँ पे तो चलो दोनों तरफ हमारे पास क्या है, सेम होंगे, तो यहाँ पे एन मिथाइल मिथन अमाइन हो जाएगा या एन इथाइल इथन अमाइन हो जाएगा, बट यहाँ अलग अलग ग्रुप है, तो यहाँ एल्काइल और एल्केन में कौन से वाले को लेंगे, एल्काइल में हम वो लेंगे जिसमें स्मॉल नंबर ऑफ कार्बन आटम्स है, जिसमें कम नंबर ऑफ कार्बन आटम्स है, लेस नॉट स्मॉल, सॉरी, लेस नंबर ऑफ कार्बन आटम, स्मॉल लिख बैठी मैं, लेस नंबर ऑफ कार्बन आटम्स वाले को आप पहले एल्काइल में लिखोगे, मोर वाले को आप एल्केन में यानी कि पेरेंट चेन में इंक्लूड करोगे। ठीक है, इसको लिख लो। अब मैं कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, मैं जितने में क्वेश्चन लिखूंगी फिर से आपका रोल क्या होना चाहिए, आपने पहले उसको सॉल्व करना है साथ साथ। करें क्वेश्चंस यहाँ पे, अच्छा मतलब इसी से, इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ करते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, CH3NH CH3। दूसरा एग्जाम्पल, पहला आप करेंगे, पहला आप खुद से ट्राई करिए, ठीक है, दूसरा यहाँ लिखते हैं। दूसरा है CH3NHC2H5। ठीक है, करते चलो, टाइम मत अपना लगाओ भी, हाँ ठीक है अगला मैम अगला क्वेश्चन करवा दो, टाइम मत लगाओ, करते चलो। इसके दो ही करते हैं, एक बारी हमें दो से क्लियर हो जाएगा। वैसे इसको थोड़ा इधर करके लिख देते हैं। हाँ, दूसरा यहाँ लिख देते हैं। दूसरा क्या था, CH3, दोनों का एक एक केस ले लेते हैं, NHC2H5। ठीक है, इसका कॉमन नेम लिखना है और IUPAC नेम लिखना है, कॉमन नेम लिखना है और IUPAC नेम लिखना है। इसका भी आपने यहाँ पर कॉमन नेम लिखना है और IUPAC नेम लिखना है। फटाफट करो, 2 मिनट का तुम्हें टाइम दे रही हूँ मैं, ताकि एक बार पहले खुद से अटेम्प्ट करो। पहले 2 मिनट दिए तुम्हें, पहले खुद से करके देखो, देन आई लेट यू नो इसके आंसर्स। पहले खुद से करो। हाँ जी, शैल वी डू दिस वन नाउ, पहले वाला करें, चलो आइए। चलिए पहले वाला देखते हैं, CH3NHCH3, दोनों तरफ क्या है, एक मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, मतलब अल्क की जगह पर मिथ आएगा। क्या आएगा इसका कॉमन नेम, इसका होगा डाई मिथाइल अमाइन। क्या होगा कॉमन नेम, डाई मिथाइल अमाइन होगा। दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है, ये सिंपल की कैटेगरी में फॉलो करता है। अच्छा, IUPAC नेम क्या होगा, अब एल्क की जगह पे हमने सिंपल मिथ लगाना है, क्या होगा, एन मिथाइल मिथन अमाइन, एन अल्काइल मिथन, सॉरी एन मिथाइल मिथन अमाइन। क्लियर हुआ, क्या आपका यही आ रहा है, क्या सभी का यही आ रहा है, ध्यान से देख लो। अच्छा, अब इसको करते हैं, CH3NHC2H5। CH3 बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये मिथाइल है, एक कार्बन वाला क्या होता है, मिथाइल होता है। अच्छा, C2H5 वाला क्या है, ये इथाइल है। मुझे यहाँ पर बताओ, मैंने आपको बोला कॉमन नेम में ना, कॉमन नेम में आपने अल्फाबेटिकली देखना है, कॉमन नेम में आपने अल्फाबेटिकली देखकर इसको लिखना है। ठीक है, अब M पहले आता है या E पहले आता है, ABCDE, E पहले आता है, मतलब यहाँ जो पहले आप लिखोगे एल्काइल वो क्या होगा, इथाइल होगा, क्योंकि E पहले आता है। इथाइल इथाइल मिथाइल अमाइन, क्या होगा इसका कॉमन नेम, इथाइल मिथाइल अमाइन हो जाएगा। अच्छा, IUPAC नेम क्या होगा, मैंने बोला जो लेस नंबर ऑफ कार्बन है आप उसको पहले लिखोगे, यहाँ एक कार्बन है या दो कार्बन है, लेस नंबर वाला इसको पहले लिखेंगे, क्या आएगा, एन मिथाइल पहले आ जाएगा। अब यहाँ पे अल्क की जगह पे क्या आएगा, मोर कार्बन वाला इथ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इथन अमाइन, क्या हो जाएगा, इथन अमाइन हो जाएगा। इसको लिखो,
इसको लिखो। देखो बच्चे यहाँ गलती कर जाते तो यहाँ मेंशन करना, कॉमन नेम में अल्फाबेटिकली देखोगे, आईयूपीएसी नेम में जो पहले अल्काइल लिखोगे वो लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला लिखोगे। क्या सभी को क्लियर हुआ? ये था सेकेंडरी अमाइन के बारे में, यानी कि 2 डिग्री अमाइन के बारे में। टर्शरी पे चलें। हाँ जी, फटाफट से बताइए, टर्शरी पे प्रोसीड करें। चलो बहुत बढ़िया। आइए अब हम बात करते हैं टर्शरी अमाइन की, ठीक है। तो टर्शरी अमाइन का जनरल सीधा ही ले लेते हैं। टर्शरी अमाइन या 3 डिग्री अमाइन की बात की जाए, यानी कि जब हम कहते हैं हमने क्या किया, तीनों हाइड्रोजन हटा करके उसकी जगह पर आर ग्रुप लगा दिया। एग्जाम्पल जैसे हम इसी का ले लेते हैं, दैट इज CH3N CH3 मान लो हमारे पास ये है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना, इसका ऑलमोस्ट सिमिलर टू सेकेंडरी अमाइन ही है, ठीक है। इसका कॉमन नेम ध्यान से देखना और आईयूपीएसी नेम भी ध्यान से देखना। देखो जैसे अब हमने ना कॉमन जैसे अभी हमने कॉमन नेम के अंदर क्या किया था, कॉमन नेम के अंदर हमने लिखा था इस केस में डाइअल्काइलअमाइन, पिछले वाले में अल्काइलअमाइन। अब यहाँ पर हो सकता है ये तीनों सेम हो सकता है डिफरेंट हो। अगर तीनों सेम है ना तो आपने यहाँ पे पहले मेंशन, अभी तक हमने मेंशन नहीं किया था नाइट्रोजन, अब हम मेंशन करेंगे। तीनों नाइट्रोजन पर लगे ना तो कॉमन नेम क्या होगा, नाइट्रोजन कॉमा नाइट्रोजन कॉमा नाइट्रोजन, मतलब तीनों नाइट्रोजन पर लगे। अब तीनों मिथाइल है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ट्राई मिथाइल। क्या आ जाएगा यहाँ से, ट्राई मिथाइल, और लास्ट में क्या आ जाएगा, अमाइन आ जाएगा। जैसे हमने डाई एल्काइल अमाइन किया वैसे यहाँ पर हमने क्या करा, ट्राई एल्काइल अमाइन कर दिया, मतलब ट्राई मिथाइल अमाइन कर दिया। बस यहाँ पर हमने नाइट्रोजन मेंशन कर दिया, यहाँ पर नाइट्रोजन मेंशन कर दिया क्योंकि अब 3 ग्रुप्स अटैच हो रहे हैं, इस वजह से मेंशन कर दिया। अब बारी आती है आईयूपीएसी की, तो यहाँ पर क्या करना है, एक को मेन चेन ले लो, ये मेन चेन हो जाएगा। मेन चेन हो जाएगा तो इसको आप कैसे लिखोगे, वर्ड रूट क्या है, मिथ है। एक को अगर मेन चेन में ले रहे मिथ है, प्राइमरी सफिक्स एन होगा, सेकेंडरी सफिक्स अमाइन है तो ई और ए साथ नहीं आएंगे तो मिथन अमाइन हो जाएगा। अब ये जो 2 है हमारे पास, ये एज ए एक्स्ट्रा ग्रुप काम करेंगे, जैसे यहाँ पर हुआ था। ये चीज सेम है, यहाँ पर एक ही था तो हमने एन अल्काइल लिया, अब यहाँ पर 2 है हमारे पास, 2 भी क्या है, मिथाइल है, तो क्या आएगा, N, N डाई मिथाइल। पिछले में एक था तो हमने N सीधा एल्काइल लिखा, यहाँ 2 है तो N, N डाई मिथाइल मिथन अमाइन हो जाएगा। मतलब एक को आप एज अ मेन चेन इंक्लूड करोगे, बाकियों को साइड पे रख दोगे। मेन चेन में वही आएगा जिसके अंदर मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। अब यहाँ पर क्या है, सेम कार्बन है तो मैंने किसी को भी कंसिडर कर लिया, तो मैंने किसी को भी ले लिया। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। अच्छा अब एक और आता है पोर्शन जो कि इंपॉर्टेंट है, मतलब नेमिंग ही है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए, तो लेट अस राइट दैट आल्सो। अगर मान लो आपको कुछ ऐसा गिवन है, NH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, मान लो आपको कुछ ऐसा गिवन है, वो आपसे इसे पूछता है भाई इसका कॉमन नेम बताओ और इसी का IUPAC नेम भी बताओ। इसका कॉमन नेम बताओ और इसका IUPAC नेम बताओ। तो स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू, यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज है, अगर आपने हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स चैप्टर ध्यान से सुना है ना, तो ये जो ग्रुप होता है, ऐसा कार्बन जो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कि डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच्ड है, इसे कहा जाता है एलाइल ग्रुप। इसे क्या बोलते हैं, इसे एलाइल ग्रुप बोलते हैं। क्या कहते हैं, इसे एलाइल ग्रुप कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर NH2 एलाइलिक कार्बन से जुड़ा है तो यहाँ पर इसका कॉमन नेम क्या होगा, एलाइल अमाइन होगा। क्या होगा कॉमन नेम, एलाइल अमाइन। दोबारा बोल रही हूँ, ये कार्बन जो कि कैसे कार्बन से जुड़ा है, जो डबल बॉन्ड बना रहा है, वो एलाइल ग्रुप होगा। तो जब हमारा अमाइन एलाइल ग्रुप से जुड़ा है, एलाइल अमाइन इसका कॉमन नेम कहलाएगा। IUPAC नेम वही रूल फॉलो करेंगे IUPAC के लिए। कौन सा रूल मैम, वर्ड रूट लिखोगे सेंटर मोस्ट पर, उसके साथ तुम क्या लिखोगे, पहले राइट हैंड साइड पर आएगा प्राइमरी सफिक्स, उसकी भी राइट हैंड साइड पर क्या आएगा, सेकेंडरी सफिक्स। वर्ड रूट की लेफ्ट हैंड साइड पर पहले क्या आएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स, उसकी भी लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा। वर्ड रूट क्या है, कितने कार्बन एटम है, 3 है, तो वर्ड रूट क्या होगा, प्रॉप होगा। अच्छा उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, कैसा बॉन्ड है यहाँ, सिंगल बॉन्ड। अच्छा नंबरिंग करो, इसको फर्स्ट मिलेगा क्योंकि यहाँ पे अमाइन ग्रुप है, सेकंड थर्ड, सेकंड और थर्ड के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो प्रॉप 2 इन ENE यही होगा। छोटा नंबर लिखते हैं, 2 3 में से छोटा लिखेंगे 2। सेकेंडरी सफिक्स क्या ग्रुप है, अमाइन ग्रुप है। अमाइन ग्रुप A से स्टार्ट हो रहा है तो EN रहेगा, ये फर्स्ट पे लगा हुआ है तो 1 अमाइन हो जाएगा।
वन अमाइन हो जाएगा। अच्छा, प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ होगा नहीं, ओपन चेन है। सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, तो नाम क्या होगा? prop 2 in 1 अमाइन, prop 2 in 1 अमाइन। क्लियर हुआ? बोलो फटाफट से, इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। कुछ डिफरेंट सीखने को मिला, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस के अलावा आपको ये भी देखने को मिला। चले आगे, लेट अस प्रोसीड नाउ टू द फर्दर नेक्स्ट वन। अब देखो, अगर मान लो आपको, अब हम एरोमेटिक के कुछ केस लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको कुछ ऐसा गिवन है, यहां लगा है NH2, इसको क्या बोलते हैं? एनिलिन बोलते हैं। अब इस एनिलिन पे अगर मैं यहां पर ब्रोमीन लगा दूं, Br लगा दूं, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा और इसका IUPAC नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम क्या होगा और इसका IUPAC नेम क्या होगा? ये सोचकर बताइए, ये सोचकर बताइए यहां पर क्या होगा। तो ध्यान से समझना, कॉमन नेम की बात कर रहे हैं, तो इस NH2 के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन। सिमिलरली ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन लगा है, तो क्या आएगा? पैरा ब्रोमो एनिलिन। क्या बोलेंगे इसको? पैरा ब्रोमो एनिलिन बोलेंगे, क्योंकि पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन लगा हुआ और बाकी का सब क्या कहलाता है? एनिलिन कहलाता है। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? पैरा ब्रोमो एनिलिन हो जाएगा। अच्छा, IUPAC नेम क्या होगा? देखो, नंबरिंग करोगे IUPAC नेम के लिए, तो जहां पर हमारा फंक्शनल ग्रुप मेन है वो 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6। अच्छा, फोर्थ पर ब्रोमीन लगा है, क्या आएगा? 4 ब्रोमो। और मैंने बोला था आप इसको डायरेक्टली एनिलिन लिखते हो, तो एनिलिन लिख दोगे, 4 ब्रोमो एनिलिन। आप एनिलिन के अलावा इसको बेंजीन अमाइन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोबारा बोल रही हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम इसको एनिलिन ज्यादातर यूज करते हैं, इसलिए हमने 4 ब्रोमो एनिलिन बोला। आप इसे 4 ब्रोमो बेंजीन अमाइन भी कह सकते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, इसी के अंदर एक और केस लेते हैं। अगर मान लो यहाँ नाइट्रोजन लगा है, मैंने 2 हाइड्रोजन जो थे ना उनको हटा करके CH3 ट्वाइस लगा दिया, मैंने ये कर दिया, और 2 हाइड्रोजन को मैंने मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। मुझे इसका कॉमन नेम भी बताइए और इसका IUPAC नेम भी बताओ क्या होगा? इसका IUPAC नेम भी बताओ क्या होगा? कॉमन नेम क्या होगा और IUPAC नेम क्या होगा? ये सोचकर बताओ। कॉमन नेम क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर आपके कॉमन नेम में नाइट, अब देखो 2 मिथाइल ग्रुप लगे नाइट्रोजन पे, तो आपका कॉमन नेम होगा N, डाई मिथाइल एनिलिन, डाइमिथाइल एनिलिन, और यही इसका IUPAC नेम भी कहलाएगा, N, डाइमिथाइल एनिलिन होगा। क्लियर हुआ? सभी को कर लोगे सभी? अच्छा, अब एक क्वेश्चन ना तुम लोगों के लिए एज अ होमवर्क है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एज अ होमवर्क। क्या क्वेश्चन एज अ होमवर्क है ये तुम खुद से ट्राई करना, नेक्स्ट लेक्चर में आई विल लेट यू नो इसका आंसर, है ना? खुद से भी ट्राई करके देखो। चलो, इसको ड्रॉ कर लो, जो क्वेश्चन एज अ होमवर्क अभी तुम्हें दिया है मैंने, इसको ड्रॉ कर लीजिए स्टूडेंट्स। अच्छा, और भी कुछ क्वेश्चंस है जो एज अ होमवर्क मैं दूंगी इसी पे बेस्ड, पहले अगले टॉपिक पे प्रोसीड करने से पहले लेट मी ओपन देम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो, अब एक बार मैं इसका पहले होमवर्क लिखवा देती हूँ। होमवर्क शीट पर चलते हैं हम पहले। होमवर्क शीट, होमवर्क शीट, अच्छा किसी भी शीट को एक बार होमवर्क शीट बना लेते हैं। चलो, यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं होमवर्क जो आपका है इस टॉपिक से पहले रिलेटेड पहले यही लिखवा देती हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। तो देखो, पहला तो तुम्हें मैंने क्वेश्चन एज अ होमवर्क दे दिया है, तुम्हें क्या करना है? इसका नॉमेनक्लेचर करना है ना? ये तुमने कमेंट सेक्शन में लिख देना है, ठीक है? इसका नेमिंग करनी है इसकी, कॉमन नेम IUPAC नेम। क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा है NCERT क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन 2 में तुमने NCERT क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसके अंदर उसने बोला है राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एंड क्लासिफाई देम इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। ठीक है, तो ये कर लेना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में भी क्लासिफाई करना और उसका IUPAC नेम भी लिखना है। इसके अलावा सॉरी, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 जो तुम्हारे पास है ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बैक एक्सरसाइज का है, ये बैक एक्सरसाइज का है। अब जो मैं बोल रही हूँ वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये 13.1 मेरे पास है, आपके पास नंबर मुझे नहीं पता। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेना, नेमिंग के जस्ट बाद ये क्वेश्चन है। इसके अंदर उसने बोला है क्लासिफाई द फॉलोइंग अमाइंस एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तुम्हें क्लासिफाई करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुमने करना है सॉल्व। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 13.1 है, दैट यू हैव टू सॉल्व बाय योर ओन। जितना अभी तक हमने पढ़ा मैंने एक बार उतना आपको बता दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। Let us start with our next topic that is referred to as preparation of amines. अब हम शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। अमाइंस को सबसे पहले हम किस मेथड से प्रिपेयर करेंगे? तो सबसे पहला मेथड हमारा आएगा बाय अमोनोलाइसिस। बाय अमोनोलाइसिस। किसकी अमोनोलाइसिस करेंगे? ऑफ एल्काइल हैलाइड। किसकी अमोनोलाइसिस हम करेंगे? यहाँ पर एल्काइल हैलाइड की अमोनोलाइसिस करेंगे और हम क्या करेंगे? अमाइंस को प्रिपेयर करेंगे। अब कैसे मैम ये पॉसिबल है ये भी समझा दो। देखो एल्काइल हैलाइड को क्या कहा जाता है? एल्काइल हैलाइड को इन अदर टर्म्स हेलो एल्केन भी कहा जाता है ना? क्या कहते हैं? हेलो एल्केन। यानी कि हमने यहाँ क्या बोलना है? RX। हमने क्या बोलना है? RX। इसकी अमोनोलाइसिस करवानी है, मतलब अमोनिया ऐड करवाना है। अब अमोनिया में आपको पता है नाइट्रोजन पर क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अमोनिया एक तरह से एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? न्यूक्लियोफाइल वो होता है न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, मतलब पॉजिटिव के प्रति अफेक्शन शो करना। न्यूक्लियोफाइल क्या है? जो पॉजिटिव के प्रति अफेक्शन शो करेगा। अगर मैं RX को ध्यान से देखूं, अगर मैं RX को ध्यान से देखती हूँ तो मुझे खुद सोचकर बताओ, R ग्रुप और X ग्रुप जो है, R ग्रुप कार्बन का ग्रुप है, X ग्रुप हेलोजन का ग्रुप है। हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? आप सब कहोगे मैम हेलोजन की ज्यादा होती है, क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अच्छा अगर हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब उसके पास क्या टेंडेंसी है? भी इलेक्ट्रॉन्स उसके प्रति अट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थोड़े से इसकी तरफ शिफ्ट होंगे, जिसके कारण इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आप सब इस चीज को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। अब मैंने बोला न्यूक्लियोफाइल है हमारा यहाँ पर। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग, मतलब पॉजिटिव के प्रति अफेक्शन। तो मतलब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाने की कोशिश करेंगे? इस पॉजिटिव के पास जाने की कोशिश करेंगे। तो जब भी उसके पास जाने की कोशिश करेंगे, अब कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बनाता, मतलब यहाँ से ये जो हेलोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर के निकल जाएगा जब ये बॉन्ड बनेगा। अब ये जब बॉन्ड बन रहा है तो ये यहाँ से निकल जाएगा। देखो क्या होगा, ये X नेगेटिव तो यहाँ से ऐसे निकल गया। पहले हम इसको लिखते हैं। देखो क्या हुआ, हमारा जो ये R है ये किसके साथ जुड़ गया? NH3 के साथ जुड़ गया। NH3 को मैं ओपन अप करके NH2H लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। और साथ में मेरे को क्या मिला? X नेगेटिव मिला, क्योंकि ये हेलोजन यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर के चला गया। क्या यहाँ पर कोई कमी है? बिल्कुल कमी है। क्या कमी है? नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स R को डोनेट करे। जब इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो बेचारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ना, कैसा चार्ज ले लेगा? खुद पे पॉजिटिव ले लेगा। अब बेसिकली ये आपको समझाने के लिए मैंने इंडिविजुअल लिखा है, एक्चुअल में कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, R NH2 पॉजिटिव H X नेगेटिव, ऐसा एक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। होगा क्या नेक्स्ट स्टेप में? मैम क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? देखना ध्यान से। नेक्स्ट स्टेप में आएगा NaOH। NaOH जब यहाँ पहुंचेगा तो आपको पता है Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है, OH पे नेगेटिव चार्ज होता है। ध्यान से सुनना अब इस चीज को। Na पॉजिटिव क्या करेगा? इस X नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, क्या बना लेगा? NaX बना लेगा। क्या बना लेगा? NaX बना लेगा। अच्छा, और ये OH नेगेटिव क्या करेगा? इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, मतलब ये हाइड्रोजन क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे जाएगा और हाइड्रोजन OH के साथ बॉन्ड बना करके वाटर बना लेगा। उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या दिए? ऊपर दे दिए और H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल गया। और जैसे ही यहाँ से निकला उसको इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रल हो गया। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ से क्या बच गया? एट लास्ट यहाँ से क्या बच गया? एट लास्ट यहाँ से RNH2 बच गया, जिसे हम प्राइमरी अमाइन या फिर 1 डिग्री अमाइन के नाम से भी जानते हैं। क्या सभी को क्लियर हुई ये चीज? दोबारा समझाती हूँ, एक बार लिख लो, पहले लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। यह है बाय अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, यानी कि हेलो एल्केन की जब अमोनोलाइसिस करवाते हो। एल्काइल हैलाइड की अमोनोलाइसिस मतलब अमोनिया का एडिशन कराना है। तो अमोनिया में हमें पता है NH3 न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। न्यूक्लियोफाइल यानी कि नाइट्रोजन पर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, पॉजिटिव के प्रति अफेक्शन शो करेगा, पॉजिटिव के पास जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए तो खुद पर कैसा चार्ज ले आया, पॉजिटिव ले आया, ये एक्स नेगेटिव उसके साथ जुड़ा हुआ है तो दिस इज अ सॉल्ट। अब ये NaOH के साथ फर्दर रिएक्शन होगी तो ये Na पॉजिटिव एक्स नेगेटिव के साथ निकल जाएगा, ये OH नेगेटिव H के साथ निकल जाएगा, क्या बचेगा, RnH2 बचेगा जो कि प्राइमरी अमाइन है। क्या ये रिएक्शन यहीं तक सीमित है? नहीं है। एक बार इसको यहाँ ब्रैकेट में मेजर भी लिख लेना, अभी बताऊंगी मैं मेजर प्रोडक्ट क्यों कह रही हूँ इसको। ये रिएक्शन यहाँ तक सीमित नहीं है, ये आगे कैरी होगी। क्यों कैरी होगी? क्योंकि इफ वी आर टेकिंग Rx इन एक्सेस, अगर हम इसको एक्सेस में ले रहे हैं तो ये रिएक्शन फर्दर कैरी होगी। क्या होगा? अब ये प्राइमरी अमाइन फिर से इस Rx के साथ रिएक्शन शो करेगा। कैसे करेगा? ध्यान से देखना, कैसे करेगा, ध्यान से देखना। मैंने बोला मेरे पास क्या आ गया, प्राइमरी अमाइन यानी कि RnH2 आ गया, और यहां पर मेरे पास फिर से क्या है, एल्काइल हैलाइड है, मतलब हेलो एल्केन है। मुझे फिर से इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से पता है, नाइट्रोजन पर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस पे है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा और यहां से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर के चला जाएगा। क्या बनेगा देखना ध्यान से फिर से। अब हमारे पास क्या है, NH2 है तो इसको NHH करके लिख दूं, और यहाँ एक R जुड़ गया। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स दिए तो कैसा चार्ज आया, उस पर पॉजिटिव आ गया, और यहाँ से X नेगेटिव ऐसे निकल गया। मानते हो? मानते हो? यस मैम मानते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है मैम, NaOH आता है जिसमें Na पर पॉजिटिव है, OH पे नेगेटिव है। ये Na पॉजिटिव इस X नेगेटिव के साथ जुड़ करके NaX बना लेगा, ये OH नेगेटिव इस H पॉजिटिव के साथ जुड़ करके वाटर बना लेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स इसको दे जाएगा और इसको न्यूट्रल कर देगा, और यहां से क्या मिलेगा, RnHR मिल जाएगा, जो कि क्या है मैम, जो कि सेकेंडरी अमाइन या फिर 2 डिग्री अमाइन कहलाता है। जो कि क्या कहलाता है, सेकेंडरी अमाइन यानी कि 2 डिग्री अमाइन कहलाता है। अच्छा मैम, मतलब अभी तो आपने बोला था मैम प्राइमरी अमाइन मिल जाएगा ना, तो वो फर्दर रिएक्शन करेगा, क्या सेकेंडरी अमाइन भी करेगा? हाँ, क्योंकि Rx एक्सेस में है। चलो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा मैम, नेक्स्ट स्टेप में फिर से Rx आएगा। नाइट्रोजन पे फिर से इलेक्ट्रॉन्स है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस पार्शियल पॉजिटिव को देगा और ये पार्शियल नेगेटिव यहाँ से निकल जाएगा। क्या बनेगा, Rn। अब इसका एक हाइड्रोजन ऐसे लिख देते हैं। अब इस पे क्या आ गए, 2 R ग्रुप आ गए। नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए तो खुद पर कैसा चार्ज ले आया, पॉजिटिव, और X नेगेटिव उसके साथ जुड़ गया। यही अब तो तुम खुद भी कर रहे होगे, है ना। क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में मैम, बहुत ही सिंपल कहानी है। नेक्स्ट स्टेप में NaOH आएगा, जिसमें Na पे पॉजिटिव, OH पे नेगेटिव है। Na पॉजिटिव X नेगेटिव के साथ जुड़कर NaX बना लेगा। ये हाइड्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा तो OH नेगेटिव के साथ जुड़ करके वाटर बना लेगा, और हमें साथ में क्या मिल जाएगा, RnR मिल जाएगा, यानी कि 3 डिग्री अमाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। एक चीज का जो हम यहाँ मैम हमें ध्यान देना है, भी जो प्राइमरी अमाइन है वो हमेशा से मेजर प्रोडक्ट बनेगा, हमेशा से प्राइमरी अमाइन जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी अमोनोलाइसिस है ऑफ एल्काइल हैलाइड, जिससे हम अमाइन की फॉर्मेशन देख सकते हैं। क्या सभी को क्लियर हुआ? अच्छा, एक और छोटी सी चीज है यहाँ पर, यहाँ इधर लिख लेना, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन, हेलोजन की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा Ri, फिर RBr, फिर RCl। ऐसा क्यों? देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का मतलब कौन इजीली यहाँ से हेलोजन निकल सकता है, कौन सा हेलोजन इजीली निकल सकता है। वो हेलोजन इजीली निकलेगा जिसका हम बॉन्ड Rx का बहुत इजीली ब्रेक करवा सकते हैं। अब Ri के केस में क्या होता है, आयोडीन का साइज होता है बड़ा, बड़ा होने के कारण क्या होगा, उनकी बॉन्ड लेंथ होगी ज्यादा, जिसकी वजह से बहुत इजीली बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और आयोडीन बहुत इजीली निकल जाएगा। जितनी इजीली वो निकलेगा उतनी इजीली अमोनोलाइसिस होगी। इस वजह से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हेलोजन का क्या होगा, Ri सबसे ज्यादा, फिर RBr, फिर RCl। पहले इस पेज को 2 मिनट लगाओ, लिख लो, फिर अगले पेज पे 2 मिनट रुकते हैं, वो लिख लीजिएगा, है ना। पहले इस पेज को 2 मिनट लगाओ, लिख लो, फिर अगले पेज पे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। इसको करो फटाफट, लिख लिया ये वाला, चलो अब इसको भी लिख लो, 1 मिनट, 1 मिनट लगाओ, इसको भी फटाफट लिख डालो। बहुत इजी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, बहुत इजी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इसको भी लिख डालो। कर लिया एवरीवन?
हो गया। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट मेथड जो हमारा है प्रिपरेशन का, दैट इज रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स के रिडक्शन से कैसे हम अमाइन प्रोड्यूस करेंगे? नाइट्राइल्स यानी कि क्या होगा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन। अब देखो रिडक्शन का मतलब क्या होगा, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। और हम हाइड्रोजन की एडिशन यानी कि हाइड्रोजनेशन कैसे करवाते हैं, याद होगा आपको, हम क्या करवाते हैं, हम लेते हैं निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम, यही तो लेते हैं, क्या करते हैं, हाइड्रोजन के एडिशन करवाते हैं। तो यहाँ पर याद होगा आपको कैसे एडिशन करवाते थे, कितने बॉन्ड तोड़ रहे हो, 2 बॉन्ड तोड़ रहे हो तो इसको 2 हाइड्रोजन दे दो, कितने बॉन्ड तोड़ रहे हो, 2 तोड़ रहे हो तो इसको 2 हाइड्रोजन दे दो, जितने बॉन्ड तोड़ रहे हो उतने हाइड्रोजन दोगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, RCH2NH2 मिलेगा। क्या मिलेगा, RCH2NH2 मिलेगा। तो ये क्या हुआ, ये अमाइन प्रोड्यूस हुआ। ये क्या प्रोसेस है, ये फुल हाइड्रोजनेशन है, ये फुल हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है, ठीक है, ठीक है, फुल हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है। अगर आप निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर सोडियम विद Hg ले सकते हो, साथ में C2H5OH, इसका भी यूज करोगे तो भी सेम ही होगा, जितने बॉन्ड है उतने तोड़ो और हाइड्रोजन जोड़ दो, ठीक है। इसके अलावा हम अमाइंस कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम नाइट्राइल? इफ यू रिमेंबर हमने एक रिएक्शन की थी जिसे हमने कहा था स्टीफन रिएक्शन। क्या कहा था जिसे हमने बोला था स्टीफन रिएक्शन। क्या होती थी स्टीफन रिएक्शन, अगर आपको याद हो तो? स्टीफन रिएक्शन में हम SnCl2 का इस्तेमाल करते थे इफ यू रिमेंबर, और साथ में HCl लेते थे। उस प्रोसेस में क्या होता है, उस प्रोसेस में पार्शियल हाइड्रोजनेशन होती है। यहाँ मैंने क्या बोला, अगर आप इन दोनों में से किसी का इस्तेमाल करोगे तो फुल हाइड्रोजनेशन मिलेगी, लेकिन अगर आप स्टीफन रिएक्शन का इस्तेमाल करोगे तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगी। पार्शियल का मतलब क्या होगा, देखो सबसे पहले आपका एक ही बॉन्ड ब्रेक होगा, सबसे पहले केस में आपका एक ही बॉन्ड ब्रेक होगा और आप दोनों को एक एक हाइड्रोजन दे दोगे। तो क्या मिलेगा यहाँ से, RCH डबल बॉन्ड NH, पहले आपको ये मिलेगा। अब अगर आप इसको फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हो, लेट अस से आप फर्दर इसकी क्या करवा रहे हो, हाइड्रोलिसिस करवाते हो, तो स्टीफन रिएक्शन में नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, भी जब आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो ये एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, इसको मिलते हैं 2 हाइड्रोजन और इसको मिलता है 1 ऑक्सीजन। बेसिकली क्या होता है, इसको हाइड्रोजन मिल जाएंगे, मतलब वाटर ऐड करवा रहे हो ना, तो यहाँ पर इसको हाइड्रोजन मिलेगा, उसको ऑक्सीजन मिलेगा, यहाँ से हमें RCHO ऑब्टेन होगा और NH3 ऑब्टेन हो जाएगा। ये कब होगा, जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो तो होगा। लेकिन अगर आप चाहो ना स्टूडेंट्स, अगर आप चाहो भी आपने यहाँ से अमाइन प्रोड्यूस करना है, अगर इफ यू वांट टू प्रोड्यूस अमाइन, तो यहीं से इसी स्टेप से इसकी फर्दर रिएक्शन SnCl2 के साथ दोबारा करवा दो और HCl के साथ करवा दो। जब दोबारा करवाओगे तो क्या होगा, फिर से बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों को एक एक हाइड्रोजन मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, RCH2NH2 हो जाएगा। तो स्टीफन रिएक्शन से पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोजनेशन होती है, क्यों, फिर आपको उसको फर्दर SnCl2 और HCl से करवाना पड़ता है ताकि अमाइन मिल जाए, क्योंकि वहां हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर ऐड हो जाएगा और आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपकी पार्शियल हाइड्रोजनेशन है, बल्कि वहां पर आपकी डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन है, फुल हाइड्रोजनेशन है। क्लियर हुआ सभी को, एवरीवन, इज इट क्लियर टू यू? ये है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, ये है सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन जिसे कहते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। क्लियर हुआ? शैल वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट? लिख लिया सभी ने? चलो बहुत बढ़िया। अब हमारा जो नेक्स्ट इसके अंदर आता है, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अमाइड्स की रिडक्शन से कैसे ऑब्टेन करते हैं, देखो, यानी कि हमें क्या है, RC डबल बॉन्ड ओ NH2, हमने इससे ऑब्टेन करना है हमारा अमाइन। किस तरह से ऑब्टेन करते हैं, तो यू ऑल आर अवेयर, मतलब हम क्या करते हैं, बेसिकली हम रिडक्शन करवा रहे हैं। रिडक्शन करवाने के लिए हमने एक रिएजेंट का इस्तेमाल किया था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, जब आप इसका इस्तेमाल करोगे, बहुत सिंपल है, मैंने बोला रिडक्शन में या तो आप H2 ऐड करवाते हो या फिर आप ऑक्सीजन रिमूव करते हो। तो बेसिकली हमें यहाँ से क्या करना है, हमें ऑक्सीजन ही तो रिमूव करना है, हमें क्या चाहिए, अमाइन चाहिए। ऑक्सीजन रिमूव करना मतलब इसको हटा दो और आपको यहाँ से अमाइन मिल जाएगा, यानी कि RCH2NH2। मैंने क्या बोला, रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो जब आप LiAlH4 का यूज करते हो, मतलब यहाँ पर H2 ऐड हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें अमाइन मिल जाएगा। सिंपल है। इसका मैकेनिज्म समझेंगे तो और भी अच्छे से हमें ये चीज क्लियर हो जाएगी। आइए इसका मैकेनिज्म भी क्लियर कर लेते हैं।
आइए इसका मैकेनिज्म भी बहुत अच्छे से हम समझ लेते हैं। मैकेनिज्म की स्टूडेंट्स अगर मैं बात करती हूँ तो यू शुड नो वन थिंग। यहाँ पर क्या है, हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और जब भी हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करते हैं ना, देखो एल्यूमिनियम ने क्या किया होता है, एल्यूमिनियम ने ना 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए होते हैं। अब लिथियम क्या है, लिथियम बेसिकली, लिथियम क्या करेगा, लिथियम की टेंडेंसी है भी वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है हाइड्रोजन को। लिथियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देता है, जिसके कारण यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, हाइड्रोजन पे ना एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, H नेगेटिव हो जाता है। क्या मैंने बोला, लिथियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है लिथियम बेसिकली। और लिथियम पर कैसा चार्ज आता है, Li+ आ जाता है। अब ये जो हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है ना, ध्यान से सुनना, ये क्या करता है, ये एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बना लेता है, जिससे हमें क्या देखने को मिलता है, जिससे हमें यहाँ से क्या देखने को मिलता है, एक्चुअल में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है क्या, एक्चुअल में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, जब ये H नेगेटिव एल्यूमिनियम पे गया तो एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज आ गया और एल्यूमिनियम के साथ 4 हाइड्रोजन आ गए और इसके साथ एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज Li पॉजिटिव आ गई। ये एक्चुअल में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। तो कहने का क्या मतलब हुआ, यहाँ से जब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज कर रहे हो तो वहां से आपको क्या मिला, वहां से आपको H नेगेटिव ये मिला, हाइड्राइड आयन मिला, जो कि आपका पार्टिसिपेट करेगा, जो कि आपका क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। अब देखो एक्चुअल में होगा क्या, अब ध्यान से देखना एक्चुअल में क्या प्रोसेस होगा। आप इसको ओपन अप करके लिख सकते हो, RC डबल बॉन्ड ओ NH2 है ना, तो इस हाइड्रोजन को आप ऐसे ओपन अप करके लिख दो। ये क्या है, RC डबल बॉन्ड ओ NH2 है। अब आपने किसका इस्तेमाल किया था, आपने यूज किया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। तो यहां पर यू आर अवेयर दैट H नेगेटिव आएगा, वो आकर के अटैक करेगा। बेसिकली यहां से यही तो होगा, ये H नेगेटिव आएगा, कहां जाएगा, ऑब्वियसली कार्बन पर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन में से कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, इस वजह से। तो यहां पर देखो क्या होगा, RC इस पे H आकर के जुड़ गया, ये नाइट्रोजन के दोनों हाइड्रोजन एज इट इज हैं। देखना ध्यान से, अब कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ले जाएगा, जिसपे ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। ऊपर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। नाउ यू आर अवेयर दैट यहाँ पर अगर H नेगेटिव है, अगर यहाँ पर आपने H नेगेटिव का अटैक करवाया तो क्या बचा, और क्या बचा, अरे AlH3 पॉजिटिव भी तो बचा। अगर H नेगेटिव चला गया तो AlH3 पॉजिटिव तो बचा, वो किससे जुड़ेगा, इससे आकर के जुड़ जाएगा, AlH3 पॉजिटिव इससे आकर के यहाँ पर जुड़ गया। अब ध्यान से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बहुत सिंपल सी चीज है। देखो नाइट्रोजन पर क्या होते हैं, हमें पता मैम, नाइट्रोजन पर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा यहाँ पर, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता, इसीलिए ऑक्सीजन देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर के यहाँ से फरार हो जाएगा। क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, RC, अब नाइट्रोजन कार्बन में कैसा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ क्या है, NH2 है, यहाँ क्या लगा है, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन तो भाई साहब यहाँ से निकल गए, क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ से निकल गए। ऑक्सीजन निकले तो क्या था, ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज था, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज था। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, AlH3 है, तो इसको AlH2H लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में देखना क्या होगा, ये हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ से चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, ये हाइड्रोजन किस पे अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन इस कार्बन पर आकर के अटैक करेगा। क्या करेगा, कार्बन पर आकर के हमारा ये हाइड्रोजन अटैक करेगा। जब ये हाइड्रोजन इस पर आकर अटैक करेगा, ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, RCH2 NH2, और ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, नाइट्रोजन पे फिर से इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, यहाँ से हमें अमाइन की प्रोडक्शन देखने को मिलेगी। क्या होगा मैम, अमाइन की प्रोडक्शन हो जाएगी। क्या सभी को क्लियर हुआ, सिंपल सी चीज थी, इसमें तो किसी को मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म था, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। अच्छा, एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लेते हैं, है ना। अब है बाय नाइट्रो कंपाउंड्स, प्रिपरेशन बाय नाइट्रो कंपाउंड्स। प्रिपरेशन बाय नाइट्रो कंपाउंड्स, आइए देखिए कैसे। नाइट्रो कंपाउंड से आपने कैसे प्रिपेयर करना है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। जब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, NO2 ग्रुप लगा है, दैट इज योर नाइट्रो कंपाउंड, है ना। तो अब आपने नाइट्रो कंपाउंड से क्या बनाना है, ऑब्वियसली आपने क्या बनाना है, अपना अमाइन बनाना है। तो यहाँ से बेंजीन रिंग के ऊपर हमें क्या प्रोड्यूस करना है,
NH2 प्रोड्यूस करना है, मतलब ये आपकी डायरेक्ट रिएक्शन है। देखो डायरेक्ट रिएक्शन है, इसमें आपको मैकेनिज्म नहीं करना, डायरेक्ट रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, बहुत सिंपल है, NO2 से आपने NH2 बनाना है, तो आप या तो निकल ले लो, प्लैटिनम ले लो, पैलेडियम ले लो। क्यों? क्योंकि आपने करना है ऑक्सीजन ब्रेक करना और हाइड्रोजन लगाना है। या फिर स्टूडेंट्स ये रिएक्शन आप SN और HCl के साथ भी करा सकते हो, या फिर आप Fe और HCl के साथ भी करा सकते हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब आप Fe और HCl के साथ करवाते हो तो दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये क्या है? बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। क्लियर हुआ? इसको नोट कर लो, डायरेक्ट रिएक्शन है, इसे नोट कर लीजिए। बहुत इजी रिएक्शन है, बहुत डायरेक्ट रिएक्शन है, सीधा सीधा यहाँ से आपसे पूछ सकता है। ऐसे ही अगर वो आपको दे दे, आपको गिवन है CH3NO2, यहाँ लिख दे निकल प्लैटिनम पैलेडियम, तो आपको क्या पता है? आपको पता है NO2 की जगह पे आप क्या लगा दोगे? NH3 लगा दोगे, सॉरी NH2 लगा दोगे, कहानी खत्म, अमाइन बना दिया। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? चलो बहुत बढ़िया, अगर क्लियर हो गया है तो बहुत बढ़िया है। अब जो इसकी जो बाकी एक दो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अब आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए ये है, आपने बताना है इसका नेम क्या होगा, आपने इसका नेम बताना है। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड एज अ, नहीं क्वेश्चन सेकंड नहीं है, एक सेकंड, हमने क्वेश्चन थर्ड तक होमवर्क दे दिया था, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका एज अ होमवर्क। ठीक है, चलो अब आपका आता है क्वेश्चन 5 एज अ होमवर्क, अ सेकेंडरी अमाइन इज। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लिया? चलो क्वेश्चन 6 एज अ होमवर्क है, द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मिथाइल अमाइनोमीथेन इज। ठीक है, ये वाला एक बार रहने देते हैं क्वेश्चन। चलिए बाकी क्वेश्चन हम करेंगे कल। तो आपके लिए 6 क्वेश्चंस है जो कि एज अ होमवर्क है माय डियर स्टूडेंट्स। आपने ये 6 के 6 क्वेश्चंस क्या है करके लाने हैं। ये वाला क्वेश्चन, अच्छा आप ये लिख लीजिए एक बारी, एक सेकेंड, आप ये लिख लीजिए सबसे पहले, सो दैट वी कैन रैप अप अवर टुडेज सेशन ओवर हियर, ताकि हम आज का सेशन यहाँ फिनिश कर सके, है ना। चलिए, हाँ जी। सो स्टूडेंट्स आप सभी ने होमवर्क करके लाना है। सेकंड लेक्चर में हम मिलेंगे नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन के साथ, फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ, केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। आई होप सो आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया है। तो जाते जाते आपसे एक बात कहना चाहूंगी, जागते रहना है, पढ़ते रहना है, जागते रहना है, पढ़ते रहना है, पिताजी की फिक्र को फक्र में जो बदलना है ना। तो जब भी आपको लगे ना पढ़ाई नहीं हो रही है, आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, तो अपनी माता पिता की ना आंखों में एक बार देख लेना। उनकी आंखों में आपके प्रति जो प्यार है, जो उम्मीद है, जो विश्वास है ना, उसको देख लेना। और फिर अपने आप को कहना भी मुझे इसे तोड़ना नहीं है, किसी भी हालत में नहीं तोड़ना है। मुझे अपने आप को तो प्राउड फील करवाना ही है, अपने माँ बाप को भी प्राउड फील करवाना है ना। तो उसके लिए अगर हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है उसे डील करना पड़ता है, या टफ क्वेश्चन है, टफ टॉपिक है, उससे डील करना पड़ता है, या पेपर पास आ रहा है उस टेंशन से डील करना पड़ता है, डर लग रहा है, हर चीजों से डील करना पड़ता है, तो कर जाओ। ठीक है, मेहनत करो ताकि उस विश्वास को मेंटेन करके रख सको जो तुम उनकी आंखों में देखते हो। ठीक है, तो फिर से कहूंगी, जागते रहना है, पढ़ते रहना है, जागते रहना है, पढ़ते रहना है, पिताजी की फिक्र को फक्र में जो बदलना है ना। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।